जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं बताने आया हूँ कि इतने क्वेश्चंस तो आपको मैंडेटरी मतलब करके ही जाना है। लर्निंग डे आपके लिए यही मतलब सोर्स है, आपके लिए यही सोर्स साधन है, आपके लिए यही स्रोत है कि आपको मतलब करना ही है इतने क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लिख करके लाया हूं, इतने क्वेश्चंस आपको मैंडेटरी करना ही करना है। अगर आप इतना करके जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बार आप पेपर उठाइए तो आप पिछले 5 साल के पेपर देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे डेटा बता रहा हूं, आप क्या करिए पिछले 5 साल के पेपर, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाइए। क्या करिए पिछले प्रश्न पत्र को उठाइए 5 साल के, और वहां से आप क्या करिए एक पैटर्न बनाइए। क्या करिए आप पैटर्न बनाइए। पैटर्न बना करके आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस, अगर आपके 10 क्वेश्चन मैं पकड़ता हूं, 10 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं तो आप देखेंगे 10 क्वेश्चन अगर आपके एक पेपर में आते हैं तो 10 क्वेश्चन में से आप ऐसा पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चंस, मतलब सोचिए आप 4 से 5 क्वेश्चन, मैं डेटा उठा करके बात कर रहा हूं, 4 से 5 क्वेश्चन आप हमेशा पाएंगे कि ये हर साल आते ही आते हैं। इनको कहते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। क्या कहते हैं? स्टैटिक क्वेश्चन, जो कभी भी चेंज नहीं होते। इनका मतलब प्रारूप, मतलब जो इनको लिखने का तरीका होता है, प्रश्न पूछने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा बदल सकता है। कि जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मतलब क्या होता है, जैसे प्रकाश आवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें। अब जैसे बल के जो नियम होते हैं, गति के जो नियम होते हैं, जो न्यूटन ने जो तीनों नियम बताए थे, वो तीनों नियम 3 तरीके से पूछ सकते हैं कि इन तीनों नियमों के बीच में अंतर बताइए, इन तीनों नियमों की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आप देखेंगे कि ये सारे जो नियम है, जैसे घर्षण है, घर्षण जो बल है उसके प्रकार के बारे में, उसके बाद उनके उदाहरण के बारे में आपसे हमेशा ही पूछता है। तो आप उसी, आज वही आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे अप्लाइड फिजिक्स के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला टॉप 15 क्वेश्चंस। मतलब इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए पास तो होने से आपको कोई भी रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप इतना सारा अच्छे से याद कर लीजिए तो मैं कह रहा हूं, आप भरोसा दिलाता हूं, आप अच्छा से अच्छा नंबर कोशिश कर पाएंगे अच्छे से प्राप्त करने की। तो पहला नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहां पे पूछा गया टिप्पणी करना। आपको क्या करना है? टिप्पणी करना है। किस पे टिप्पणी करना है? ये आएगा तो हमेशा 5 नंबर में ही आएगा। अब 5 नंबर में आएगा तो आपको किन्हीं में से, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है आपको। 6 में से हो सकता है 5 करना हो। ये मैं 6 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, लेकिन 5 ही आता। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी में आया हुआ है, तो आपको 5 में से सिर्फ 5 नंबर वाले में सिर्फ 5 ही करना होगा। तो ये 1 नंबर का हो गया। तो हुक्स का नियम, रेनॉल्ड नंबर, हुक्स का ला, हुक्स ला हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, स्नेहता गुणांक हो गई, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, क्या हो गया? सरफेस टेंशन हो गया, वायुमंडलीय दाब एवं गैस दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। सदिश एवं अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है आपको। इन सभी नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको याद करना, और बाकी जो आपने याद किया वही सारी चीजों को अच्छे से लिख देना है। ठीक है, अब उसका क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब तनाव जो होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है स्ट्रेन के। ठीक है, यही सारी चीजें आपको क्या करना, अच्छे से लिखना है। 2 3 लाइन में 2 लाइन लिखिए, आप 1 नंबर उठाइए। यहां से आपको ये करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जहां पे 6 के 6 लिखा हूं, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बर्नौली का जो प्रमेय होता है, बर्नौली का जो थियोरम होता है, बर्नौली का जो इक्वेशन होता है, आपको कई तरीके से पूछ सकता है कि बर्नौली प्रमेय बताइए, बर्नौली का जो थ्योरम है या बर्नौली का जो इक्वेशन है, आपसे बर्नौली की अवधारणा क्या है ये पूछ सकता है। और ये चीज देखिए, जो बच्चे डरते हैं फिजिक्स से, वो क्या होता है? सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है। आपको डेरिवेशन जो करने के लिए आता है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को होती है। तो मैं कहूंगा डेरिवेशन याद करने का तरीका या फिर समझने का तरीका, आप क्या करिए, पहले आप उसको बुक से, जहां पे भी आप उसको पढ़ाया गया, कॉलेज से जो आपने पढ़ा है, उसको आप क्या करिए, पहले से एक बार उसको समझ करके अपने कॉपी पे लिखिए, या फिर आप किसी भी यूट्यूब लेक्चर से प्रेफर कर सकते हैं, आप वहां से लिखिए। लिखने के बाद क्या करिए, आप उसको समझिए। समझने के बाद अगर आपके दिमाग में बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 या 2 बार प्रैक्टिस करिए उसको। आप देख करके लिखिए, फिर तीसरी बार आप जब देखेंगे, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, 60 से 70% चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे ही आपको याद होंगी, आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद लिखते ही उसको चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए और सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पे कहना चाह रहे हैं कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की सतह से आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी भी ग्रह पे जाइए या फिर पृथ्वी को छोड़ करके आप कहीं पे भी जाइए, तो यहां से जाने पर जो जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें जो वैल्यू में जो चेंज आता है वो आपको देखना है। जैसे आप मून पे जाएंगे तो G/6 हो जाता है, तो उन्हीं को आपको देखना है कि जी की वैल्यू हर जगह जाने पर, पृथ्वी को छोड़ने के बाद क्या क्या होता है, और यहाँ पे परिवर्तन होने के बाद आप इसके सूत्र का भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि जी में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बीच की सूत्र क्या होगा। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। ठीक है,
प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 4 है कि वीमी विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। क्या इसके करिए, वीमी विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आता है। वीमीय विश्लेषण की सीमाओं, सीमाओं का मतलब होता है उनकी औकात जहां पे खत्म हो जाती है, मतलब उनकी लिमिटेशंस जो होती है, मतलब उनमें जो कमियां होती हैं। आप इसको कई नाम समझ सकते हैं, उनकी सीमाओं को, उनकी कमियों को आप अच्छे से बताइए। तो आप इसको जब भी लिखेंगे तो पॉइंट्स में ही लिखेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स में करके आप वीमी विश्लेषण को लिखेंगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 5, भौतिक मापन में, फिजिकल मेजरमेंट में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। जैसे आप लोगों ने स्क्रू गेज पढ़ा होगा और बाकी सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो वहां पे आपके जो कमियां आती हैं, एरर्स जो आते हैं, क्या आते हैं, एरर्स जो आते हैं, कमियां आती हैं मेजरमेंट करते समय, किसी भी चीज को मापते समय। जैसे अगर आप लीटर उठाइए, लीटर से आप दूध नापिए या फिर पानी नापिए, तो कुछ न कुछ तो फर्क आ ही जाएगा, या तो वो ज्यादा हो जाएगा या तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस, जैसे 20 प्लस माइनस 0.25, ये सारे जो होते हैं यही होता है एरर होता है। क्या होता है, यही एरर होता है। तो यही एरर के बारे में आपको अच्छे से त्रुटियों के बारे में वर्णन करना है, इनके विभिन्न प्रकार के बारे में बताना है। आपको कैसे करना, मैं आपको ट्रिक बताता हूं करने का। भौतिक जो त्रुटियां होती हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे मैंने लिखा भौतिक त्रुटियां, क्या लिखा, भौतिक त्रुटियां लिखी। भौतिक त्रुटियां लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक ऐसा बनाइए हेडिंग नीचे से, फिर उसके बाद आप इसको चार्ट जैसा बनाइए। चार्ट का मतलब डायग्राम जैसा, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं आप इनका क्या करिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम मैं सभी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, इसमें स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूं कि सर यहां पे 2 ही टाइप होता है, 3 टाइप होता है। आप फिजिकल मेजरमेंट्स या फिर भौतिक त्रुटियों जितनी भी आती हैं उनके टाइप्स को आप लिखिए। लिखने के बाद क्या करिए, उनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। मतलब जैसे ही बॉक्स में आप बंद करेंगे तो टीचर की जैसे निगाह इस पे पड़ेगी ना, वाह बच्चे ने कितना अच्छा समझाया है, आप इसने मतलब प्रदर्शित करा कितने अच्छे से, तो आप जितना अच्छे से प्रदर्शित करेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला यहां पे है। तो भौतिक त्रुटियों के आप प्रकार लिखिए, उसके बाद यहां पे इसको बनाइए, फिर एक एक पॉइंट्स को आप उठाइए। जैसे भौतिक प्रकार यहां पे लिखा, तो उसके बाद यहां पे स्क्रू गेज जैसे मैंने लिखा, वर्नियर कैलिपर मैंने यहां पे लिखा, तो स्क्रू गेज लिखने के बाद स्क्रू गेज के बारे में अच्छे से बताइए, उसका उदाहरण दीजिए। फिर यहां पे मैंने वर्नियर कैलिपर लिखा, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में अच्छे से बताइए। ठीक है, यही आपको यहां पे करना है। 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, न्यूटन के गति के नियमों को बताइए। अच्छे से रट लीजिए, बच्चों को तो याद ही होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब रटा ही होना चाहिए। आप अगर चाहें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखिए, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ जब आप लिखेंगे तो उसकी परिभाषा, जो किताबी परिभाषा वही आप लिखिए, उसके नीचे आप क्या करिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर ऐसे न्यूटन का सेकंड लॉ, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, मतलब अगर ये 5 नंबर में आया तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। इसमें आप जो डेरिवेशन आएगा उसको भी लिख सकते हैं, जो सेकंड लॉ को डेरिवेट करते समय आता है, एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, फिर एफ इक्वल्स टू यम आप डिराइव करते हैं यहाँ पे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, उसको आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं डिराइव करके भी, अगर ये 5 नंबर में आता अकेले का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, प्रतिबल तथा उनके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 8, रेखीय तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में आपको क्या बताना है, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों किसी को भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन बनता है उसको आपको यहां पे बताना है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, ए होता है, जबकि वो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ए और ओमेगा में क्या रिलेशन बनता है आपको यहां पे वही बताना है। अगला देखिए, कक्षीय चाल व पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए सेम यहां पे भी रिलेशन बताना आपको। ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां पे है, और पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है ये तो बच्चे अब तक याद कर चुके होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में ये होता है। 9 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्पीड नॉर्मल की जगह पे 0.75 कर लीजिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको 10 से 12 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन बता दूं, आपको समझा भी दूं लिखना कैसे है। और अगर इन क्वेश्चंस को आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आपको देने वाला नहीं हूं, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप नोट ही नहीं करेंगे। अब जब आप नोट नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा। अभी केंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको बताना है, को परिभाषित करिए। तो यहां पे आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद यहां पे आप फॉर्मूला भी नीचे लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब अगला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे कि रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसके व्यंजक प्राप्त करो। ये आपको अच्छे से डिराइव करना है, यहां से आपको अच्छे से लिखना है। ये भी क्वेश्चन बार बार ही आता है। आप देखिए कितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं जो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब हो गया कि जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन हमेशा एज इट इज ही आते हैं, बस उनके क्वेश्चन को पूछने का जो प्रारूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, उष्मा संचरण की विधियों का उल्लेख कीजिए। उष्मा संचरण की विधियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पलायन वेग क्या है, इसके वेलोसिटी क्या है, इसके वेलोसिटी आपको बताना है अच्छे से।
उसको परिभाषित करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है आपको, अगर आप इसका उत्तर लिखते हैं तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे आपने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर नंबर 12, ऐसे लिखा, प्रश्नोत्तर नंबर 12 लिखा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या बनाना है, इसको हेडिंग बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से चालू करना, कहां से, बाएं तरफ से आपको चालू करना है। यहाँ पे लिखना क्या है आपको, काली पेन से, ब्लैक पेन से लिखना आपको, काले पेन से पलायन वेग। इसके नीचे आप क्या लगाइए, फिर से हेडिंग लगाइए। अब यहाँ पे आप इसको एम्प्लॉइज दैट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल डॉट बना सकते हैं, सेमी कॉलन, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे परिभाषा लिखते हुए उसके फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, उसको बॉक्स में जरूर बंद करेंगे, जिससे एग्जामिनर की निगाह जरूर उस पर पड़े। पृथ्वी की सतह के लिए व्यंजक भी प्राप्त करें, ये भी आपको अच्छे से करना है, ये भी डेरिवेशन ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक के नियम, स्टोक्स लॉ आपको बताना, क्या बताना है यहाँ पे, स्टोक्स का नियम क्या था ये आपको बताना है, के द्वारा श्यानता गुणांक ज्ञात कीजिए। स्टोक्स लॉ की हेल्प से आपको क्या करना, श्यानता गुणांक आपको यहां से पता करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल इतना इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक में, उष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं मैं आपको, जिसमें आपको डायग्राम जरूर याद करना है, चाहे वो पीवी डायग्राम हो, पी और टी के बीच में डायग्राम हो, टी और वी के बीच में डायग्राम हो, आपके तीनों चारों डायग्राम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, आपको अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाना आना चाहिए। कैसे डायग्राम बनता है, उनकी पोजीशन कैसे होती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही अच्छा टीचर समझेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उतना अच्छा आपको नंबर देगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। उष्मागतिकी को परिभाषित करते हुए उसके सभी नियमों का उल्लेख करना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे नियमों को आपको अच्छे से बताना है। थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आपको अच्छे से यहाँ पे समझाना है, उनकी परिभाषाओं को लिखना है, उनमें अगर जो भी डायग्राम हो आपको यहाँ पे बनाना है। इसी के साथ आपके टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जिसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, मतलब इसको एकदम बैठा लीजिए, इसको समझा लीजिए अपने दिमाग को, हाँ बेटा तुझे इतना याद तो करना ही करना है, ठीक है। आप मतलब पिछले 5 साल के पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करके जाएंगे पेपर देने के पहले, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। इससे तो आपको बैक लगने वाली नहीं है, आप बैक से एकदम 100% बच जाएंगे। इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेक्चर होता है खत्म। आप 15 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।